गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नागरी लिपि पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से नागरी लिपि पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे। बच्चों, अगर आपने नागरी लिपि पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर जरूर से देखें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें नागरी लिपि पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? इसका उत्तर है, लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। प्रश्न संख्या 2। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? इसका उत्तर है, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती हैं। प्रश्न संख्या 3। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दें। इसका उत्तर है, विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 4। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? इसका उत्तर है, ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। अतः उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। प्रश्न संख्या 5। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? इसका उत्तर है, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। प्रश्न संख्या 6। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है, विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले फल नागरी लिपि लेख प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 7। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसका उत्तर है, विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। प्रश्न संख्या 8। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? इसका उत्तर है, गुप्तकाल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन हैं। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरोरेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। प्रश्न संख्या 9। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? इसका उत्तर है, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले फल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। प्रश्न संख्या 10। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है?
इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? इसका उत्तर है, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थीं।